बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आप इस कहानी की 15वीं किस्त मुलाहिजा करेंगे। वो शायद वही था जिसने मेरी गर्दन से पिस्तौल की नाल लगाई थी। वो जमीन पर चित पड़ा हुआ था। उसके जिस्म पर पुलिस की वर्दी थी। क्या ये लोग पुलिस वाले थे? मैं यही सोचता हुआ कार तक पहुंच गया। अभी मैंने बैठकर दरवाजा बंद ही किया था कि एक शख्स बोला, खुदा का शुक्र है कि आप बाखैरियत हैं, हम बर वक्त पहुँच गए। हाँ ये तो है। उसकी साफ और शुस्ता उर्दू सुनकर मैं खुश हो गया था कि ये भी एक मुसलमान है। उन्होंने कोई ज्यादती तो नहीं की ना? नहीं। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सरबजीत सिंह मान है। मैं मुंडा पंजाबी हूँ। मगर तुम्हारी उर्दू तो बड़ी अच्छी है। मैं लखनऊ में रहता हूँ ना, सिर्फ 2 साल कबल कलकत्ता आया हूँ। हम निजी किस्म की बातें करते रहे, सफर करता रहा। फिर वो कार एक वसी बंगले में दाखिल हो गई। उस बंगले के एक कमरे में पहुंचाकर सरबजीत ने कहा, यहाँ आप आराम करें, सुबह मुलाकात होगी। मैं तो पहले ही थका हुआ था। बिस्तर पर लेटते ही नींद ने थपकी दी, थकन ने लोरियां सुनाई और मेरी आंखें बंद होती चली गईं। मैं बेखबर सो रहा था कि यकायक मेरी आंख खुल गई। शायद खटका हुआ था। ये बात मेरी सरशियस्त में शामिल थी कि मैं कितनी ही गहरी नींद में क्यों ना हूँ, हल्की सी आवाज पर भी मेरी आंख खुल जाती है। यही वजह थी कि मैं बेदार हो गया था। मैंने चारों जानिब निगाह घुमाई। खिड़की के जरिए एक नकाब पोश अंदर आ रहा था। उसका लिबास भी स्याह था जो उसके बदन से चिपका हुआ था। मैंने देखा कि उसके हाथ में ऑटोमेटिक रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर पर साइलेंसर भी चढ़ा हुआ था। मैं उससे पहले कि होशियार होता, वो एकदम आगे बढ़ आया और उसने रिवॉल्वर की नाल को मेरी पेशानी पर रख दिया। मौत को खुद से इतने करीब पाकर मेरे मसामों से पसीना फूट निकला और खून कनपटियों में ठोकर मारने लगा। मैं कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। जब रिवॉल्वर की सर्द नाल आदमी की पेशानी को बोसा दे रही हो तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? मैंने फुर्ती से करवट बदलकर बिस्तर से नीचे गिरना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। मेरे जिस्म का हर उज़ू जैसे शल होकर रह गया था। अब मुझे गोली चलने का इंतजार था, उस गोली का जो मेरी पेशानी पर तीसरी आंख बनाने के लिए चलाई जाने वाली थी। मुझे अपना हर सांस आखिरी सांस लग रही थी। रात के इस पहर यूं अचानक खिड़की के रास्ते ख्वाबगाह में घुस आने और रिवॉल्वर पेशानी पर रख देने वाले को मैं अपना दोस्त नहीं समझ सकता था। वो फरिश्ता अजल बनकर आया था और यकीनन मुझे हलाक करने के बाद ही वो इस कमरे से निकलता। मेरी नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थी, लेकिन नकाब की वजह से मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था और न चेहरे के तासुरात को देख सकता था। दिल की हर धड़कन मेरे लिए कानों में ढोल की आवाज बनकर गूंज रही थी। आंखों की जगह उसके नकाब में 2 सुराख थे। मैंने उसकी आंखों में झांका। वो बेजान और पथराई हुई थी। मौत का साया लहरा रहा था। लेटे लेटे मैंने आखिरी कोशिश की। बिजली की सी फुर्ती से पैर घुमाया और पैर के अंगूठे से उसकी गर्दन पर वार किया। ये वार अचानक हुआ था। वो झटका खाकर मुझ पर आ गिरा। ये खतरनाक कोशिश थी। उसकी उंगली ट्रैगर पर दब सकती थी, गोली चल सकती थी। उसके गिरते ही मैंने बाएं हाथ से उसकी कलाई को इस तरह पकड़ा कि नाल का रुख मुड़ जाए। फिर दाहिने हाथ का घूंसा पेशानी पर मारा। 2 मुतजाद झटके उसका रिवॉल्वर हाथ से छूट कर नीचे गिरा। मौका गंवाना बेवकूफी थी। ताबड़तोड़ घूंसे चलाए। वो उलटकर जमीन पर गिरा। मैं भी उछलकर बिस्तर से नीचे आ गया। इतनी देर में वो फिर खड़ा हो चुका था। उसने झुककर पिंडली पर बंधा खंजर निकाल लिया। मैं उछलकर एक तरफ हट गया, वरना उसका सीधा वार मेरे सीने पर था। खंजर का चमकदार फल मुझसे चंद इंच के फासले से गुजर गया। अपना वार नाकाम जाते देखकर उसने एक मर्तबा फिर झपट कर मुझ पर हमला किया। वो खंजर की नोक से मेरा हलक उधेड़ देना चाहता था, लेकिन मैं झुकाई देकर खुद को बचा गया और एक कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। मुझे एहसास हो रहा था कि अब वो मुझे कत्ल करना चाहता है। इससे पहले कि वो मुझे कत्ल कर दे, मुझे चाहिए कि मैं उसे मार दूं। तीसरी मर्तबा खंजर मेरे चेहरे से सिर्फ 1 इंच के फासले से गुजरा तो मैं तैयार था। मेरा बायां हाथ उसके खंजर वाले हाथ पर पड़ा। तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा और लड़खड़ा कर पीछे हट गया। ताहम खंजर अब भी उसके हाथ में था और मौत की आंख बनकर मुझे घूर रहा था। इससे पहले कि वो संभल पाता, मैंने दाएं हाथ से कराटे की एक भरपूर जरब उसकी गर्दन पर लगा दी। हड्डी टूटने की आवाज साफ सुनाई दी और उसकी गर्दन एक जानिब लटक गई। वो लहराता हुआ जमीन पर गिर गया। मैं कुछ देर तक उसकी लाश को तकता रहा, फिर दरवाजे की सिमत बढ़ा। मुझे हैरत भी थी कि कमरे में इतनी उठा पटक हुई और किसी ने आकर पूछा भी नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। मैं धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा और हैंडल घुमाया, मगर ये क्या, दरवाजा तो लॉक था। मैंने दोबारा कोशिश की, मगर दरवाजा ना खुला। क्या मैं कैद में हूँ? मुझे ये सवाल दहलाने लगा। मैंने 2-3 बार कोशिश की, मगर जब नतीजा बराबर ना हुआ तो मैं पलट आया, लाश पर नजर डाली और खुली हुई खिड़की तक पहुंचा। खिड़की के बाहर अंधेरा फैला हुआ था। लॉन में सिर्फ एक बल्ब रोशन था, जो सिर्फ गेट के नजदीक की अंधेरे को दूर कर रहा था। मैंने दोनों हाथों पर जोर डाला और खिड़की पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर गया। खिड़की जमीन से बमुश्किल 5 फुट ऊपर थी, इसीलिए नीचे कूदने में सिर्फ हल्की सी धमक गूंजी। मैं समझ चुका था कि मेरे साथ धोखा हुआ है,
गुलफाम ने मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया है। पता नहीं इस इमारत में और कितने आदमी हैं। इससे भी मैं बेखबर था, इसलिए निहायत एहतियात से आगे बढ़ने लगा। बरामदे की तरफ नजर डाली, वहाँ भी कोई न था। बज़ाहिर यूं महसूस हो रहा था कि यहाँ कोई नहीं है, मगर मैं एहतियात का दामन छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए नपे तुले कदम उठा रहा था। गेट से मुतसिल चौकीदार का कमरा था। कमरे के अंदर रोशनी हो रही थी, इसलिए मैं भी कुर्बा पा चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं उस कमरे के नजदीक पहुंच गया। तभी मुझे अंदर से आती आवाज सुनाई दी और मैं मजीद होशियार हो गया। मैंने रुख बदल दिया। अब मैं उस कमरे के दरवाजे के बजाय अकबी खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। खिड़की के नजदीक पहुंचकर मैंने एहतियात के साथ अंदर झांका। अंदर 2 गार्ड्स बैठे हुए थे और दोनों के कमर से गोरखी लटक रही थी। ये वजनी चाकू नेपालियों का पसंदीदा हथियार है, उसका इल्म मुझे था। वो दोनों चाय का थर्मास सामने रखे बैठे थे, शायद चाय पीने के लिए अंदर आए होंगे। दोनों में एक नेपाली था तो दूसरा मकामी। वो बातें उर्दू में कर रहे थे। एक बोला, लगता है कहती काफी अहम है, इसीलिए इतनी एहतियात की गई है। विक्टर साहब का हुक्म है कि लाश कुएं में डालकर अच्छी तरह मिट्टी डाल दी जाए। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया, मगर तवज्जो उनकी बातों पर रही। हाँ, मुझे भी बंदा बहुत अहम लगता है, वरना कत्ल करने में इतनी देर ना लगाई जाती। इससे पहले तो आनन फानन काम कर दिया जाता था। पहले वाले ने जवाब में कहा, इतनी एहतियात की जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि बंदा बहुत अहम है। अब बारी इस अहम बंदे की है। मैंने ज़ेरे लब कहा और घूमकर दरवाजे पर पहुंचा। फिर एक ही जंप में उनके सर पर पहुंच गया। मैंने एक साथ दोनों हाथों को इस्तेमाल किया था। दाहिने हाथ की खड़ी हथेली नेपाली की गर्दन पर पड़ी थी और बाएं हाथ से दूसरे वाले काले शख्स के कॉलर को खींचा था। वो झटके की वजह से मेरे सीने से टकराया था और मैंने उसके गले में बाजू हमाइल कर दिए थे। नेपाली गर्दन पर हाथ रखे रखे ढह गया था, मगर सख्त जान था कि मुगालते का सिलसिला जारी रहा। इधर मेरे बाजुओं में दबा शख्स झटपटा रहा था। वो अपनी गर्दन छुड़ाने की सही में मसरूफ था, मगर उसका हर झटका उसके लिए तकलीफ का बायस बन रहा था। मैंने उसे ज्यादा मौका देना मुनासिब नहीं समझा और पहले एक ठोकर गिरे हुए नेपाली के चेहरे पर लगाई, फिर दाहिने हाथ की मुट्ठी को उसके सर पर लगाया, जिसे मैं बाजुओं में जकड़े हुए था। वो चाह कर भी अपनी चीख न रोक सका। उसके साथ मैंने नेपाली को एक और ठोकर मारी। मैं अकेला इन दोनों की मिजाज पुरसी किए जा रहा था। मेरे दिल से ये डर भी निकल गया था कि कोई और भी आ सकता है, क्योंकि बंगले के खाली होने का अंदाजा कभी हो चुका था। मेरे हाथ और पैर दोनों यकसां रफ्तार से चल रहे थे और दोनों सिर्फ अपना बचाव करने में मसरूफ थे कि मेरे बाजुओं में पिसे कालिये की गर्दन ढलक गई। वो पूरे कद से झूल गया था। उसे थामे रखना बेवकूफी थी, इसलिए उसे नीचे छोड़ दिया। वो दब कर गिरा था कि मैं नेपाली की तरफ लपका। तभी गेट के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। इंजन की आवाज पर मैं चौकन्ना हो गया था। मेरी निगाह नेपाली पर थी जो इधर मरा हुआ था। अब बस उसे मरगढ़ तक पहुंचाना था। वक्त बिल्कुल नहीं था। गेट पर पहुंचने वाले अब तक में दरवाजा बजाने वाले थे। एक चौकीदार मौत की गोद में सो चुका था, अब दूसरे को भी उसकी रफाकत के लिए भेजना था। मैंने एक लात और मारी, वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। मैं अपनी जगह से उछला और पूरी कुव्वत से उसके गले पर पैर से जरब लगाई, फिर दबाव डालकर खड़ा हो गया। सिर्फ चंद लम्हे दरकार थे, जिनका मैंने भरपूर फायदा उठा लिया था। नेपाली की जुबान मुंह से बाहर लटक आई थी। वो चीख भी न पाया था, खामोशी से मौत की बाहों में चला गया था। उन दोनों से निपट कर मैं दरवाजे तक आया और इस तरह से आड़ में खड़ा हो गया कि अंदर आने वाले की सीधी नजर मुझ पे ना पड़े। मेरी जिंदगी में ऐसे कई मौके आ चुके थे कि दुश्मन मेरी तलाश में उस कमरे तक पहुंच गए जहां मैं छुपा हुआ था और मैंने अपनी अक्ल से उन्हें चित कर दिया। अब फिर से वैसा ही मौका आया था। मुझे इसी अयारी से आने वालों को घेरना था, घेर कर उनकी औकात बतानी थी। मैंने दरवाजे की ओर से बाहें झांका और हैरत ज़दा रह गया। आने वाले ने सीधा रास्ता इख्तियार नहीं किया था। दोस्त हमेशा सीधे रास्ते से आते हैं, आने के लिए दरवाजा इस्तेमाल करते हैं, मगर वो दरवाजे से नहीं, दरवाजे पर से आ रहा था। गेट पर चढ़कर अंदर कूदा था। ऐसे आने वाला दोस्त हो ही नहीं सकता। फिर कौन है, ये समझने के लिए उस पर नजरें जमाए हुए था कि उसने गेट खोल दिया। एक और शख्स अंदर दाखिल हुआ। गेट पर बल्ब रोशन था, इसलिए उन दोनों के चेहरे मुझे साफ दिखाई दिए थे और मैं खुश हो उठा था। मेरी रग रग में जिंदगी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि बाद में आने वाला इकबाल था, मेरा पुराना वाकिफकार, जिसे मेरी तरह किस्मत ने बेवतनी का दुख दिया था। वो शिकारी की तरह चौकन्ना अंदाज में इधर उधर देख रहा था कि मैंने दरवाजे पर आकर कहा, बंदा हाजिर है और अंदर कोई दुश्मन भी नहीं है। हाँ, दोनों चौकीदार जरूर लाश बने कमरे में पड़े हैं। अब वाकई इंसान नहीं, जिन है, जिसे कोई कैद नहीं कर सकता। हर बार कैद होते हैं और खुद ही आजाद हो जाते हैं। वाह भाई वाह। इकबाल ने कहकहा लगाकर कहा, ये वक्त कहकहा लगाने का नहीं है, निकलने की सोचो, कहीं विक्टर के आदमी फिर ना आ जाएं। बाहर हमारे आदमी भी मौजूद हैं, 1 2 नहीं, पूरे 22 आदमी हैं। मेरा ख्याल है चले चलो, क्योंकि यहाँ और कोई नहीं है। कहकर मैं खुद आगे बढ़ा।
इकबाल ने कमरे में झांकने पर इक्तफा किया और बाहर आ गया। गेट के बाहर 3 जीप खड़ी थी। कुछ लोग उस पर बैठे थे और कुछ नीचे उतरकर टहल रहे थे। मैंने उन सब पर नजर डाली और जीप की अगली सीट पर सवार हो गया। इकबाल भी उसी जीप में आ गया। जीप आगे बढ़ी तो मैंने पूछा, भाई इकबाल, तुम लोगों को पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? गुलफाम भाई के सोर्सेस बहुत हैं। उन्होंने विक्टर के आदमियों में अपने आदमी रख छोड़े हैं। इन्हीं ने खबर दी कि आपको उसने अपने मखसूस अंदाज में गिरफ्तार कर लिया है। उसका अंदाज अलग सा है ना। वो अगवा के लिए 2 गाड़ी भेजता है, एक दुश्मन दूसरे दोस्त बनकर मगवी को अड्डे पर ले आते हैं। आपके अगवा का सुनते ही भाई ने ये ग्रुप तरतीब दे दिया। इस ग्रुप में सबके सब माहिर चाकू जन हैं। उनका ख्याल था कि यहाँ पर जमकर मदाफियत होगी, मगर लगता है विक्टर खुद पर बहुत ज्यादा एतमाद करने वाला है। उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि हम इस जगह को ढूंढ लेंगे। पता नहीं इस कमबख्त को मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी हो गई है कि वो मेरा पीछा छोड़ने पर आमादा ही नहीं। गुलफाम भाई ने बताया तो था कि वो सख्त कीना परवर है। उसने अबू मियाँ को अपने गिरोह में शामिल किया और उसकी मदद की। आपने उसके आदमियों को औकात बताई, बस वो आपका दुश्मन बन गया। मैंने इंग्लिश में सरगोशी की, लानत भेजो और आगे निकल चलो, हमारी मंजिल ये मार धाड़ नहीं। हाँ, मेरा ख्याल भी यही है। उसने भी तायीद की। बातों के दरमियान रास्ता कट गया और हम एक बंगले में दाखिल हो गए। अंदर पहुँचते ही मेरी चमकुन ने जबरदस्त अंदाज में मेरा खैर मकदम किया। ऐसे खिल उठी जैसे हम बरसों के बिछड़े आज मिले हों। उसकी बेताबी देखकर इकबाल भी मुस्कुराते हुए दूसरे कमरे में चला गया। बाकी अफराद तो पहले ही बाहर वाले कमरे में रुक गए थे। रात का आखिरी पहर था, पो फटने वाली थी। मैं कुछ देर आराम करना चाहता था, इसलिए दोनों हाथ जोड़कर बोला, प्लीज रेखा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, दुश्मनों की कैद से आ रहा हूँ, इसलिए कुछ देर सो लेने दो। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा बदन दबा दे रही हूँ। ये पेशकश भी खतरनाक थी। मैं अंदर तक लरस गया, इसलिए घबरा कर बोला, नहीं, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद की सख्त जरूरत है, तुम दूसरे कमरे में चली जाओ प्लीज। फिर सर पर चादर ओढ़कर लेट गया। रेखा शायद दूसरे कमरे में चली गई थी। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। मुझे नींद भी सता रही थी, इसलिए सोने के लिए जहन को आजाद छोड़ दिया और आदत के मुताबिक गहरी गहरी सांसें लेने लगा। इस तरह जहन से ख्यालात का असर बिल्कुल खत्म हो जाता है और दिमाग हल्का होकर नींद को आवाजें देने लगता है। अभी आंखों में नींद नहीं उतरी थी। कोशिश कामयाब नहीं हो पाई थी कि इकबाल ने आकर मुझे झंझोड़ दिया। क्या हुआ? मैंने उठकर बैठते हुए कहा। इकबाल का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। वो हद दर्जा घबराया हुआ था। बेरब्त लहजे में बोला, वो विक्टर के आदमियों ने आदिल को मार दिया। उसकी बीवी और बच्चे भी मारे गए, सिर्फ रशीदा बची है। पड़ोस के घर में शादी थी, वो उनके यहाँ ढोल बजा रही थी। मैं सोच में गुम हो गया। पता नहीं ये मेरे सितारे की नहूसत है या क्या है कि मैं जिसके घर भी ठहरता हूँ वो तबाही का शिकार हो जाता है। रेखा के यहाँ ठहरा तो वो खानदान तबाह हो गया। शेरू के पास रुका तो वो मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। आदिल के यहाँ गया तो उसका खानदान तबाह हो गया। क्या सोचने लगे हो? फौरन चलिए, गुलफाम भाई ने आदमी भेजा है, वो वही है। खबर सुनते ही मेरे दिल में दर्द का तूफान खड़ा हो गया था। बेचारा आदिल मुफ्त में मारा गया। न सिर्फ वो बल्कि उसकी बीवी बच्चे भी मारे गए। ये एक ऐसी खबर थी जिसे सुनकर मैं घर में रुक नहीं सकता था। फौरन तैयार हो गया। खबर लाने वाला परेशानी की हालत में खड़ा था। उसने बताया कि पता नहीं क्यों गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। उस बात ने मुझे तपा दिया। मैंने इकबाल का हाथ थामा और बाहर निकल आया। बाहर जिंदगी जवां थी, लोग आ जा रहे थे, खूब गहमा गहमी थी। टैक्सी के हॉर्न, रिक्शे की टन टन और ख्वांचा फरोशों की आवाजों से इलाका गूंज रहा था। हम उस इलाके से बाहर निकल आए क्योंकि एक भी टैक्सी खाली नहीं थी और रिक्शे पर सवार होना हिमाकत थी। यूं भी कोई रिक्शे वाला राजा बाजार तक जाने के लिए तैयार न होता, क्योंकि राजा बाजार और अलीपुर में बहुत फासला था। यहाँ का रिक्शा इंजन से तो चलता नहीं था, हाथ से खींचकर चलता था। काफी आगे जाने के बाद एक टैक्सी नजर आई। इकबाल ने हाथ के इशारे से रोक लिया। इकबाल ही ने सिख ड्राइवर से कहा, सरदार जी, राजा बाजार चलना है। ओ जी बैठो जी, जहाँ कहोगे उतार देंगे, उसने मीटर डाउन करते हुए कहा। टैक्सी भागने लगी थी। मैंने सीट की पूंछ से पीठ लगाकर आंखें बंद कर ली थी। बंद आंखों में आदिल और उसकी बीवी का चेहरा नजर आने लगा था। उस गरीब की मौत का मुझे बहुत दुख था। अब रशीदा का क्या होगा, ये फिक्र भी सताने लगी थी कि वो किसके साथ रहेगी, कहाँ जाएगी। अभी हम सेंट्रल एवेन्यू तक पहुँचे थे कि ट्रैफिक जैम नजर आया। आमतौर पर यहाँ ऐसा बहुत कम होता है। जब से यहाँ आया था पहली बार ट्रैफिक जैम से पाला पड़ा था। यूं तो ये शहर सियासत का अखाड़ा नजर आया था। आए दिन जल से जुलूस नजर आते थे। जिस सड़क पर भी निकल जाओ कोई न कोई जुलूस सुर्ख परचम उठाए नाराबाजी करता जरूर नजर आ जाता था। मगर ये जुलूस फुटपाथ से होता हुआ गुजरता, ट्रैफिक पे खलल डालने से गुरेज करता। बहुत कम ऐसा होता कि कोई जुलूस सड़क पर आकर खलल डालता। शायद कोई बड़ी पार्टी झंडे उठाकर आ गई हो। मैं यही सोच रहा था कि टैक्सी ड्राइवर नीचे उतर गया। फिर कुछ देर बाद हंसता हुआ लौटा। मैंने पूछा, क्या बात है सरदार जी, ट्रैफिक क्यों रुकी हुई है? हो जी, सांड जी महाराज को गुस्सा आ गया है, इसी ने ट्रैफिक रोक दी है। वो हंसी रोकते हुए बोला। सांड ने हमें समझा ही नहीं। मेरे लहजे में है। सांड? मैं समझा नहीं।
मेरे लहजे में हैरत थी। ओ जी, आप जानते तो हो ये मावड़ी सेठ गरीबों का खून चूस चूस कर भी धर्म खाता खोले रखते हैं। पुण्य के लिए सांड को आजाद करते हैं, इसलिए वो इधर उधर ऐंठता फिरता है। तो क्या किसी गाड़ी के नीचे आ गया है? अरे बादशाह, ये गाड़ी के नीचे कब आते हैं? हाँ, गाड़ी उलट जरूर देते हैं। हुआ ये कि एक सांड इधर से जा रहा था और दूसरा सांड उधर से आ रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर बिफर गए। घमसान का रन पड़ा है। गाड़ियां छोड़ छोड़ लोग पीछे हट गए। किसी में हिम्मत नहीं है कि इन्हें रोके, इसलिए सब फायर ब्रिगेड वालों का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ पानी की धार मारकर अलग किया जा सकता है। इस इत्तला पर मुझे आदिल की कही हुई बात याद आ गई। उसने सांड देखकर कहा था, ये मावड़ी लोग गरीबों का खून चूसकर पुण्य कमाने के लिए सांड को खिलाते हैं, और जब ये सांड किसी मुस्लिम मोहल्ले में घुस आए तो हम इसे खा जाते हैं। तकरीबन आधे घंटे में फायर ब्रिगेड वालों की पानी की धार मारकर लड़ाई खत्म कराई गई और ट्रैफिक रमा दमा हुई। ट्रैफिक जैम में फंसी हमारी टैक्सी आगे बढ़ी। सियालदार स्टेशन के सामने से गुजरती हुई राजा बाजार पहुंची। हमेशा की तरह उस वक्त भी वहाँ गहमा गहमी अरूज पर थी। इकबाल ने टैक्सी वाले को दाहिनी जानिब मुड़ने को कहा। कुछ आगे जाकर टैक्सी रुक गई। नीचे उतरकर मैंने मीटर देखा और किराया अदा करने के लिए पर्स निकालने लगा। इकबाल रुका नहीं था। उतरते ही सीधा उस गली में दाखिल हो गया था जिस गली में आदिल का घर था। उस गली के सामने पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थीं। कहीं पर अफसरान की नंबर प्लेट लगी हुई थी। गोया बड़े बड़े ऑफिसर्स आए हुए थे। मैंने छुट्टा वापस लेकर जेब में रखा और अभी गली में दाखिल होना ही चाहता था। गुलफाम का दस्ते रास्त काला चांद आता नजर आया। उसकी चाल में तेजी थी। वो दौड़ने की हद तक तेज चल रहा था। फिर वो जैसे ही मेरे नजदीक पहुंचा सरगोशी में बोला, आगे ना जाइएगा, फौरन मुड़ जाएं। उसके अंदाज और लहजे ने मुझे होशियार कर दिया और मैं फौरन ही मुड़ गया। वापस सड़क पर पहुंचा। इतनी देर में काला चंद एक टैक्सी रोक चुका था। उसने पिछला दरवाजा खोला और मुझे बैठने का इशारा किया। फिर खुद भी अंदर आ गया। उसके बैठते ही टैक्सी चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद काला चंद बोला, पुलिस का बड़ा बड़ा ऑफिसर आया है। वो सब बोल रहा था कि आपको पेश किया जाए। तो इन्हें कैसे मुतमईन किया गया? भाई बोले कि आप कल से लौटे ही नहीं। कहाँ है? किसी को बताया ही नहीं। मुझे किस जुर्म में मुलविस किया गया है ये भाई बताएंगे। मेरे लिए सिर्फ इतना हुक्म था कि मैं आपको अलीपुर पहुंचा दूं। मगर पुलिस वाले तो आदिल के घर कत्ल के बारे में तहकीक करने आए होंगे ना? हाँ, वो इसीलिए आए थे। तो क्या वो कत्ल भी मेरे हिसाब में डाल रहे हैं? नहीं, उनको आप पर शौक है। वो शक जो यहाँ के तमाम मुसलमानों पर किया जाता है, यानी पाकिस्तानी एजेंट। उसके लहजे से नफरत पैदा हो रही थी। उसका दर्द मैं समझ रहा था। सिर्फ हिंदू तंजीमें ही नहीं, आम हिंदू भी मुसलमानों से खुलकर नफरत का इजहार करते हैं। साफ साफ कहते हैं कि मुसलमानों ने अपना हिस्सा मांगा, इन्हें दे दिया, अब उनका यहाँ पर क्या काम। इसके अलावा सोची समझी स्कीम के तहत मुसलमानों को मुआशी तौर पर कमजोर रखा जाता है। जिस शहर के भी मुसलमान थोड़ी सी तरक्की करते हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद करा दिया जाता है और फसाद की आड़ में घरों के घर लूट लिए जाते हैं। फसाद के खौफ से मुसलमान अपने इलाके से बाहर नहीं निकलते। नतीजतन तरक्की की दौड़ में पीछे छूटते जा रहे हैं। पतली पतली गलियों में बड़े बड़े मुसलमान अहदेदार रहने पर मजबूर हैं। मुआशी कत्ल का शिकार मुसलमान गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। किस सोच में है? काला चंद ने पूछा तो मैं चौंक गया। ख्यालात के ताने बाने बिखर गए। मैं सोच रहा हूँ बैठे बिठाए ये कैसी मुसीबत आ पड़ी। भाई, ये तो हम मुसलमानों की किस्मत में लिख दिया गया है। वो दिल्ली वाला सैयद शहाबुद्दीन सही कहता है, एकदम फर्स्ट क्लास लीडर है। वो कहता है मुसलमानों को जबरदस्ती सताया जाता है, पर ओपन साला मुसलमान लोग फिर भी जागने को तैयार नहीं। जाग कर भी क्या कर लेंगे? अनान हुकूमत तो इन्हीं लोगों के पास है। अपना हक तो मांग सकते हैं ना। अपना कलीमुद्दीन शम्स भी तो यही कहता है, अपना हक मांगो। मगर अपन लोग खाली आपस में लड़ेगा, किसी को कुछ नहीं बोलेगा, दुश्मन को भी दोस्त समझेगा। ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से जला भुना बैठा है। काश मेरे हाथ वसी होते, उस आग को मैं ज्वालामुखी बना सकता। मगर अकेला चन्ना क्या भाड़ फोड़े। मैं तो खुद पनाह की तलाश में भटक रहा था, इसलिए खामोशी से टैक्सी की सीट से सर टिकाए ख्यालों में डूबता उबरता रहा। टैक्सी सफर करती हुई अलीपुर पहुंच गई। मुझे अलीपुर के उस बंगले में पहुंचाकर काला चंद लौट गया। उसके जाते ही रेखा सर पर सवार हो गई कि वहाँ ये सब कैसे हुआ, जल्दी बताओ। मैंने कहा, इस वक्त मुझे आराम की जरूरत है, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मर्द होकर टूट रहे हो, जबकि वो लोग तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं थे। मेरी तरफ देखो, मैंने भरे पूरे घर को कत्ल होते देखा और मासी की कब्र में सबको दफन कर दिया। भगवान ने इसीलिए तो याददाश्त का खाना छोटा रखा है कि लोग वाकये को जल्दी भुला दे। हर काम को बुला देना ही अक्लमंदी है। मैं दूसरी रुख पर सोच रहा हूँ, आदिल से किसी की क्या दुश्मनी थी? वो बेचारा मेरी वजह से मारा गया। मैंने दुखी दिल से जवाब दिया, गलत, बिल्कुल गलत। अबू मियाँ की उससे पुरानी दुश्मनी थी। वो तो उसकी बीवी को भी उठाकर ले गया था। तुमने तो उसकी लड़ाई लड़ी, इसीलिए अपने ज़मीर पर बोझ मत डालो। इधर उधर की बातें करो ताकि आदिल का वाकया भूल सको। चलो तुम्हारी बातें मान लेते हैं। ये बताओ कि हम जिस जगह खड़े हुए हैं उसका नाम मुसलमानों के नाम पर क्यों रखा गया है, जबकि इस इलाके में मुसलमानों की कोई बस्ती भी नहीं है। हमारे सिलेबस में था कि कलकत्ते का पुराना नाम अलीपुर है, नवाब सिराजुद्दौला के बाप अली वर्दी खान के नाम पर।
उस वक्त ये शहर यहीं तक महदूद था। जब अंग्रेजों ने अलीपुर पर कब्जा किया तो शहर के बाहर नई बस्ती बसाई और इस बस्ती का नाम कलकत्ता रखा। वाह, तुम तो तारीख पर खूब दस्तरस रखती हो, मगर तुम पर दस्तरस पाने की इतनी कोशिशों के बाद भी कामयाब ना हो सकी। उसकी आवाज में हसरत थी। ना हम भागे जा रहे हैं और ना तुम, फिर इतनी जल्दी क्या है? कहीं तुम्हारे दिल में कोई और ना आ बैठे, यही ख्याल मुझे भटका रहा है। बेफिक्र रहो, अब कोई नहीं आएगा। जो आएगा बेनीलो मरहम वापस जाएगा। हम बातें कर ही रहे थे कि बाहर गेट पर गाड़ी रुकने की आवाज आई। आवाज सुनते ही मैं खिड़की पर आ गया। बाहर झांक कर देखा, एक कार खड़ी थी। उस कार में कौन आया है ये मैं देख नहीं पाया था, क्योंकि खाली कार थी। उसमें आने वाले उतरकर बरामदे में पहुंच चुके थे और बरामदा खिड़की से नजर नहीं आ रहा था। मैं लौटकर रेखा के पास आ बैठा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, आ जाइए। दरवाजा खुला है। सामने इकबाल खड़ा था। उसके पीछे गम की तस्वीर बनी रशीदा खड़ी थी। मैंने दरवाजे से हटकर इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। जब वो लोग अंदर आ गए तो मैंने पूछा, ये सब हुआ कैसे? गुलफाम के आदमी मदद को नहीं आए? कातिल तादाद में 6 थे। वो लोग अकबी दरवाजे से आए और बगैर एक लम्हा जाया किए उन्होंने बाजी और आदिल भाई के गले पर छुरी फेर दी। शायद बच्ची ने शोर मचाया था, इसीलिए उसे भी खत्म कर दिया। अगर मैं घर पर मौजूद रहती तो मेरा भी यही हशर होता। रशीदा ने आंसू पोंछते हुए बताया। लगता है अब यहाँ से दाना पानी उठ चुका है, इकबाल बोला। मेरा तो ख्याल है कि यहाँ से चल देना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। गुलफाम आ जाए तो आगे की सोचते हैं। आगे की क्या सोचना है? यहाँ से दिल्ली चलते हैं, वहाँ से अमृतसर, फिर वहाँ से लाहौर। यही रूट हमारे लिए सूदमंद है। शेरों को मेरी हकीकत का पता है। अगर वो आजाद होता तो कोई परेशानी ना होती। वो न सिर्फ रूट बताता बल्कि हमें बॉर्डर तक पहुंचाने में भी मदद करता। रेखा हमारी बातें बगौर सुन रही थी। यकीनन सोच भी रही होगी कि हम लाहौर जाने का प्लान क्यों बना रहे हैं। वो तो मुझे आनंद की हैसियत से जानती थी, अपना बहनोई समझती थी, और आनंद जलपाई गोड़ी का था। इसे लाहौर से क्या मतलब? मेरा कयास गलत नहीं था, 100% सही अंदाजा था। रेखा खामोश ना रह सकी। उसने पूछ ही लिया, ये तुम लोग लाहौर जाने का प्लान क्यों बना रहे हो? लाहौर तो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान मोहम्मदियों का देश है। मैं चाहता तो एक जुमले में इसे खामोश करा देता, मगर कुछ सोच कर मैंने जल्दबाजी नहीं की। धीरे से बोला, अगर मैं ये कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो फिर तुम मुसलमान हो? हा हा हा। आनंद बाबू, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। आप मेरे जीजा होकर मुसलमान कैसे हो गए? जैसे भी, मगर मुसलमान हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम वापस चली जाओ। अब ये नामुमकिन है। सैड एक्ट वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब फिर मेरे साथ चलो। तुम तो मुसलमान हो गए हो, तुम्हारे साथ चलने से धर्म नष्ट हो जाएगा, फिर जहन्नुम में जाओ। मैंने झुल्ला कर कहा, रास्ता बता दो। इकबाल ने लुकमा दिया तो रशीदा के होंठों पर भी फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। खुद इकबाल भी हंसने लगा था, मगर मेरे अंदर फिक्र ने पंजे गाड़ दिए थे। रेखा का क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। रशीदा हमा वक्त मगमूम नजर आती। बहन बहनोई की मौत ने उस पर खासा असर डाला था। मेरी दिली तमन्ना थी कि वो जिंदगी की तरफ लौट आए, इसीलिए शगुफ्ता जुमलों से उसे बहलाने की कोशिश करता, मगर वो हंसना तो कजा, मुस्कुराने पर भी तैयार नहीं थी। उसका ये मखमूम हुस्न मेरे लिए सुहाने रूह बनता जा रहा था। मैं चाहकर भी उससे कतरा नहीं पा रहा था, जबकि उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मुझे मेरी बीवी याद आ जाती थी। वो भी इसी तरह मखमूम होगी। उस बेचारी को तो ये भी पता ना होगा कि मैं जिंदा भी हूँ कि मर गया। उसने आला अफसरान से राब्ता किया होगा और उन्होंने कहा होगा कि तुम्हारा शोहर वतन की खातिर कुर्बान हो गया। उसने चूड़ियां भी तोड़ ली होंगी, रंडापे की दुशाला ओढ़ ली होगी, बेवा बनकर अयामे जीस्त काट रही होगी, और यहाँ मैं वक्त काट रहा था। 2-2 टके की सड़क छाप घुंडों से टकरा रहा था। रात का साया उतर रहा था, मगर गुलफाम नहीं पहुंचा था। मुझे फिक्र खाई जा रही थी कि अब क्या होगा। पुलिस अफसरान ने कहीं इसे भी गिरफ्तार न कर लिया हो। रेखा ने मुझे फिक्रमंद देखकर कहा, चलो बाहर हवाखोरी करके आएं। रेखा के इल्तमास पर मैंने मगमूम चेहरे वाली रशीदा की तरफ देखा, फिर बोला, बाहर चलोगी? तुम भी हवाखोरी कराओ। मैंने उसके दिल बस्तगी का सामान करना चाहा। बाहर जाकर क्या करूंगी? उसने मुरझाए हुए लहजे में जवाब दिया, बस यूं ही। आज मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ देर पार्क में बैठ लूं। हालात जिस डगर पर बढ़ रहे हैं उसमें फिर ऐसा मौका मिले या ना मिले। वो कुछ देर तक सर झुकाए बैठी रही, अपनी साड़ी के पल्लू को मसलती रही। क्या सोच रही हो? चलो एक राउंड लगा कर आते हैं। कहकर मैं खड़ा हो गया। बदिले नाखुस्ता वो भी तैयार होकर आ गई। मुझे उसके साथ जाते देख रेखा की तेवरी पर बल आ गए। इसने कोशिश की कि वो भी साथ हो ले, मगर मैंने उसे झिड़क दिया था कि वो घर में रहे। उसे गर्म लहजे में जवाब देते देखकर रशीदा के चेहरे पर चमक आ गई थी। एक अनार 2 बीमार वाली कैफियत थी। दोनों में सर्द जंग की कैफियत थी।
एक दूसरे को धकेल कर मेरे करीब आने की कोशिश की जा रही थी। रशीदा एक बड़े सानहे से गुजरी थी, इसलिए कुछ दबी दबी सी थी, मगर मुझसे दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थी। इसीलिए तो रेखा को डांटते देखकर खुश हो गई थी। हालांकि मुझे वो मंजर भी याद था जब उसने जमकर रेखा की खिंचाई की थी। दोनों में धुआंधार तू तकरार हुई थी और मुझे मुदाखलत करना पड़ी थी। उस दिन मुझे तस्लीम करना पड़ा था कि वाकई किसी ने सच कहा है कि औरत की जुबान गुस्ल आखिर तक चलती रहती है। उस दिन भी दोनों की जुबान चली थी। उस वक्त भी रशीदा के चेहरे पर ऐसी ही चमक आ गई थी। उस वक्त भी वो रेखा को नीचा दिखाने के लिए ही मेरे साथ चलने पर तैयार हो गई थी। अपने गम को भुलाकर रशीदा ने चादर ली थी। स्याह चादर में उसका गोरा मुखड़ा धमक रहा था, आंखों को भला लग रहा था। उसे साथ लेकर मैं बाहर निकला। बाहर खूब चहल पहल थी, बाजार की रौनक अरूज पर थी। इस हंगामा परवर जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए हम भी उस भीड़ में शामिल हो गए। रशीदा ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। वो इसी शहर की थी, इस मेट्रोपॉलिटन शहर की, मगर उसमें बेहयाई का अंसर ना था। इसीलिए तो मेरे दिल में घर करती जा रही थी। यूं भी वही लड़कियां हम जैसे मर्दों को भाती हैं जिनमें हया हो। रशीदा मुसलमान थी, उसमें हया थी। हया जो औरत का असल जेवर है, जो उसकी कदरों मंजिलत बढ़ाती है। इसीलिए मैं उसे रेखा पर तरजीह दे रहा था। चलते चलते मैंने पूछा, रशीदा